नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, फिर इन खबरों का तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर जाकर एक दमदार राष्ट्रवादी संदेश दिया। आज लुकुंग चौकी से आई रक्षा मंत्री की एक एक तस्वीर बता रही थी कि वो वीर रस में डूबे हुए। राजनाथ सिंह ने यहां न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि हथियार उठाकर निशाना भी लगाया। उन्होंने पीका मशीन गन को हाथ में लेकर चीन की दिशा में निशाना लगाया। भारत के रक्षा मंत्री की इन तस्वीरों में चीन के लिए सीधा संदेश है कि शास्त्र की बात करने वाला भारत जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकता है। भारत के इस आत्मविश्वास के पीछे 10 स्पेशल हथियारों का दम है। हम इन हथियारों पर आज एक बाहुबली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चीन के साथ इस विवाद के बीच भारत ने कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके साथ ही चीन की युद्ध वाली साजिश भी सामने आ चुकी है। चीन ने लद्दाख से 2500 किलोमीटर दूर बाकायदा प्रैक्टिस की थी ताकि भारत पर हमला और वहां घुसपैठ की जा सके। यह खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। बॉर्डर के संघर्ष से दूर राजस्थान में एक अलग राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग में एक ऑडियो टेप की एंट्री हो चुकी है और इस वायरल ऑडियो टेप से मामला ज्यादा संगीन हो गया। इस ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह के नाम से हो रही बातचीत को कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संदेह की वजह बता दिया और कांग्रेस इसे गहलोत सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश का सबूत बता रही। इस पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठा आरोप लगा रही। आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको यह जरूर बताएंगे कि आखिर उस ऑडियो टेप में क्या बातें हो रही हैं जिनकी वजह से राजस्थान की सियासत में नए भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज भारत के लिए एक चिंताजनक दिन है क्योंकि भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर गए। भारत की आबादी दुनिया में नंबर 2 पर है और भारत में कोरोना के संक्रमित दुनिया में नंबर 3 पर है। जून के अंत से कोरोना की स्पीड बहुत बढ़ गई है। अब हर रोज कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 8 लाख से 10 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे हैं। इन परिस्थितियों का आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको वैक्सीन का पीछा करने वाले उस हिंदुस्तानी से भी मिलवाएंगे जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल में खुद आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और एक अच्छी खबर यह भी है कि सूर्य की सबसे नजदीकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। यह तस्वीर यूरोपियन एजेंसी ने जारी की है। इस तस्वीर को लेते समय सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान सूर्य से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर था। 30 मई को ली गई तस्वीरों में सूर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। इससे वैज्ञानिक सूर्य के बारे में और जानकारियां हासिल कर पाएंगे। देश के रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा पर आज राष्ट्रवादी संदेश दिया। आज रक्षा मंत्री की एक एक तस्वीर बता रही थी कि वो वीर रस में डूबे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने यहां न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि हथियार उठाकर निशाना भी लगाया। राजनाथ सिंह के हाथ में पीका नाम की मशीन गन थी। राजनाथ सिंह का यूं पीका मशीन गन उठाना और चीन की दिशा में उसका निशाना रखना चीन को सीधा संदेश है कि शास्त्र की बात करने वाला भारत जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकता है। इसलिए दुश्मन को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आज सिर्फ मशीन गन नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने टैंक के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जवानों का हौसला बढ़ाया और लेह से चीन को सीधा संदेश दे दिया है कि चीन किसी भी तरह की साजिश भारत के सामने न करे। यहां आपको यह भी बताते हैं कि पीका गन क्या है और इसकी खासियत क्या होती है। मौजूदा समय में रूस पीका गन का उत्पादन करता है। 1961 में इस पीका मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और इसे लगातार बेहतर किया जाता रहा है। अब भी इसका इस्तेमाल रूस और कई अन्य देशों की सेनाओं में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो के वजन वाली यह मशीन गन बहुत मारक कही जाती है। यह 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है। यह मशीन गन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खासियत यह भी है कि वो समय समय पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए दुर्गम इलाकों में पहुंचते हैं। राजनाथ सिंह आज जिस जगह पहुंचे थे उसका नाम है लुकुंग चौकी। इस चौकी से चीनी सेना पर न सिर्फ नजर रखी जाती है,
बल्कि चीनी सेना की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इसी लुकुंग चौकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और चीन को सख्त संदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री का पेंगोंग के फिंगर क्षेत्र के पास लुकुंग जैसी अहम चौकी पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लुकुंग पोस्ट पेंगोंग झील के उत्तर पश्चिमी इलाके में है और यह जगह सड़क मार्ग से भारत और चीन के टकराव वाले फिंगर 4 एरिया से 43 किलोमीटर दूर है। राजनाथ सिंह ने अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से कह दिया है कि चीन को भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं मिलने वाली है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आसमान से छलांग लगाते जांबाज, रेत पर फर्राटा भरते भारतीय टैंक और शूरवीरों का अद्भुत शौर्य। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आकाश में गर्जना करते लोहे के बाज और उन पर सवार भारतीय जांबाजों की ये तस्वीरें बताती हैं कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। 13,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर दुश्मनों को ये जवान संदेश दे रहे हैं कि आंख उठाने की हरकत भी मत करना। दुश्मन के इलाके में 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद 25 किलोमीटर तक अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते। रक्षा मंत्री के सामने पैरा एसएफ कमांडो ने वायुसेना के जहाज से 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाई। इस दौरान रक्षा मंत्री ने चीता मशीन गन से लेकर टैंक और तमाम आधुनिक हथियारों का जायजा लिया। मकसद साफ था, चीन सरहद पर दुश्मन से मुकाबला कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाना और दुश्मन को साफ संदेश देना कि अगर दोबारा गलवान घाटी जैसी हिमाकत की तो उसे हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर लेह के करीब स्टानका पहुंचे थे, भारतीय सेना के शौर्य और उसका शक्ति प्रदर्शन देखने। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री की मशीन गन का निशाना उधर ही था जिधर होना चाहिए। रक्षा मंत्री के हाथ में मशीन गन का होना चीन के लिए सख्त संदेश जैसा है। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग-अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मशीन गन उठाकर रक्षा मंत्री ने संदेश दे दिया कि शास्त्र की बात करने वाला भारत मौका आने पर शस्त्र भी उठा सकता है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह T-90 टैंक के साथ भी नजर आए। राजनाथ सिंह पेंगोंग लेक के पास लुकुंग भी पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री ने जवानों के भीतर जोश भरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने जवानों का मुंह मीठा किया, उनके हौसलों को सलाम किया।
ठीक 14 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवानों के बीच लेह पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री लेह पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 जुलाई को जवानों के बीच लेह पहुंचे थे और उनकी हौसला अफजाई की थी। आज रक्षा मंत्री पहुंचे हैं तो भी संदेश यही है कि भारत को आंख दिखाने की हिमाकत किसी को नहीं करनी चाहिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। राजनाथ सिंह अलग अलग मौकों पर सेना का हौसला बढ़ाते देखे गए हैं। ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। सूरत में रक्षा मंत्री ने K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई थी और तोप पर सवार होकर इसे LNT के हाजिरा परिसर में चलाया भी था। पिछले साल जब राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे तो राफेल की उड़ान का उनका ये वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था। राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी थी, तब भी ये तस्वीरें काफी चर्चित हुई थी। संदेश साफ है, हिंद की सेना तैयार है। दुश्मन का एक गलत कदम उसे सदियों की तकलीफ दे सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। बॉर्डर पर रक्षा मंत्री ने जता दिया कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने अपने वीर रस के उद्घोष में यह भी जताने की कोशिश की कि भारत शास्त्र के साथ जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री का यह जोशीला भाषण और उनकी आक्रामक भाव भंगिमाओं के पीछे असली शक्ति है भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हथियार। आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना की शक्तियों में और क्या क्या इजाफा होने वाला। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। चीन से जुड़ी सरहद पर भारतीय जवानों का अभ्यास बताता है कि वो चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरहद पर पूरी मुस्तैदी है, लेकिन इसके साथ ही भारत अपने हथियारों को, शस्त्रों वाले बाहुबल को बढ़ा रहा है। इस समय भारत तेजी से अपनी सैन्य जरूरतें पूरी कर लेना चाहता है। आज देश और दुनिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो वीर रस देखा है, उसके पीछे तेजी से हथियार खरीदने की नीति भी है। जब योद्धा के पास दमदार हथियार होते हैं तो दुश्मन उलझने से पहले 1000 बार सोचता है। भारत का फोकस कौन से हथियारों पर है, ये आप ध्यान से देखिए। 21 और MiG-29। यह ऐसा घातक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देता है। मोदी सरकार ने 21 और MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि ये विमान भी सरहदों पर ही तैनात किए जाएंगे। 12 और Su-30 जेट्स। सुखोई भारत का ऐसा सक्षम फाइटर है जिसकी गर्जना दुश्मनों को खौफ से भर देती है। सरकार ने 12 और सुखोई खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आने वाले हैं और हेरोन ड्रोन। लद्दाख में टेंशन को देखते हुए भारत ने इजराइल से और ज्यादा हेरोन ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। लद्दाख के इलाके में पहले ही हेरोन ड्रोन देखे गए थे। इजरायली स्पाइस 2000 बम। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने तय किया है कि वो इजरायली स्पाइस बम 2000 खरीदे जाएंगे। स्पाइस का मतलब स्मार्ट, सटीक प्रभाव और लागत प्रभावी है। ये सामान्य बम नहीं है, बल्कि एक गाइडेड किट है जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड से जुड़ा होता है। आने वाली है फायरफ्लाई लॉटरी। ये हेलीकॉप्टर स्टाइल का एक मिनी ड्रोन है जो दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने का मादा रखता है। भारत इजराइल से इस अत्याधुनिक इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई लॉटरिंग को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी 9K333 वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम अपने सैनिकों की सुरक्षा और दुश्मनों पर करारा प्रहार करने के लिए रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। 72,000 SIG-716 राइफल्स। SIG-716 राइफल्स अमेरिकी राइफल हैं जिसे चीन के साथ चल रहे टेंशन के बीच भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है।
72,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया गया है। लाइट माउंटेन टैंक, भारत चीन विवाद के बाद भारत लगातार ऊंचाई पर लड़ने की क्षमता में मजबूती ला रहा है। पहले M777 तोप, चिनूक हेलीकॉप्टर और माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी क्षमताओं के बाद अब भारत लाइट टैंक भी खरीदने वाला है। दरअसल भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन जैसे टैंक पहले से हैं, लेकिन इन सभी को पहाड़ी इलाकों में कम समय में ले जाना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। इसीलिए अब भारत जल्द ही लाइट टैंक लेने जा रहा है। एक्सकैलिबर स्मार्ट शेल 777, चीन के साथ विवाद के बाद भारत की तरफ से चीन की सीमा पर अल्ट्रा लाइट M777 तोप तैनात की गई थी। भारत इनकी संख्या बढ़ा रहा है। M777 नामक ये हल्की तोपें अमेरिका से आएंगी। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, LAC के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती तो पहले ही कर दी थी, मगर चीनी विमानों और मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए भारत इजराइल से स्पाइडर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। अब सोचिए, जिस देश के पास ऐसे घातक हथियारों का जखीरा हो, उसका रक्षा मंत्री जोशीला अंदाज और आक्रामक रुख क्यों न रखे। दुश्मन देशों को समझना होगा कि भारत से टकराने का मतलब है चूर चूर हो जाना। आज तक ब्यूरो। इसे भारत के तेवरों का असर कहिए या कुछ और, लेकिन LAC के अलग अलग पॉइंट्स पर चीन की चाल उल्टी हो गई है और वो धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है। अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ड्रैगन पीछे हट रहा है। यह भी देखिए कि कितना पीछे हट रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी से चीन कितना पीछे हटा? 1.5 किलोमीटर। 5 जुलाई को कितना पीछे हटा? 1.5 किलोमीटर। मौजूदा स्थिति यह है कि और पीछे हटने की प्रक्रिया अभी जारी है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स से चीन कितना पीछे हटा? 4.5 किलोमीटर। 7 जुलाई को कितना पीछे हटा? 2.5 किलोमीटर। मौजूदा स्थिति है और पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गोगरा पोस्ट से चीन कितना पीछे हटा? 800 मीटर। 9 जुलाई को कितना पीछे हटा? 800 मीटर। मौजूदा स्थिति और पीछे हटने की प्रक्रिया यहां पर भी जारी है। पेंगोंग फिंगर क्षेत्र में आंशिक रूप से चीन कितना पीछे हटा? लगभग 2.6 किलोमीटर। 10 जुलाई को कितना पीछे हटा? लगभग 1.4 किलोमीटर। मौजूदा स्थिति यहां भी यही कि और पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। तो ये सब बातें जानने के बाद आज हमारे पास ऐसे सबूत भी हैं जो ये बताते हैं कि चीन ने पिछले 2.5 महीने में LAC पर जो हरकतें की वो अचानक नहीं हुई। इसके पीछे चाइनीज सेना ने बाकायदे प्लानिंग की थी। चीन ने लद्दाख से 2,500 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने के लिए लद्दाख जैसी जगह का निर्माण किया और इस बात का अभ्यास किया कि चीन के सैनिक और उसके हथियार किस तरह से भारत में घुसपैठ करेंगे। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। चीन की चालबाजी का ताजा सबूत मिला है। चीन की धोखेबाजी की तस्वीरें फिर मिली हैं। गलवान में जो हुआ उसकी तैयारी चीन बहुत पहले से कर रहा था। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने गलवान घाटी में जो कुछ किया वो बाकायदा सोचा समझा प्लान था, एक गहरी साजिश थी। चीन ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी। उसने चीन वाले हिस्से में लद्दाख का हूबहू मॉडल बनाया है। मतलब यह कि चीनी आर्मी PLA अपने इन मानव निर्मित पहाड़ों के जरिए युद्ध की तैयारी में जुटी थी। सुनियोजित व्यवस्था इस समय पेंगोंग के फिंगर 4 और 5 के बीच में दिखाई देती है और इस तंबुओं की परिनियोजना से ये साबित हो जाता है कि चीन इस चीज को बहुत पहले से युद्धाभ्यास से तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। आज तक के पास चीनी साजिश के ब्लूप्रिंट की पूरी तस्वीर है। देखिए, लद्दाख से करीब 2,500 किलोमीटर दूर चीन ने हूबहू लद्दाख जैसा ही हैरान करने वाला मॉडल बनाया है। इस मॉडल में युद्ध से जुड़ी रेप्लिका तैयार की गई है। चीन यह हरकत 2004 से ही कर रहा था। उसने निंगजिया क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े रेतीले लैंडफॉर्म का निर्माण किया और निर्माण के पीछे उसके खतरनाक इरादे थे।
इससे सामरिक और रणनीतिक उद्देश्य चाइना के क्या है ये हमारे समझ में आता है और इसीलिए भारत को बहुत जरूरी है कि चीन के इरादों से वाकिफ रहे और सावधान रहे। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाला ये ट्रेनिंग जोन हेलन माउंटेन रेंज में स्थित है। लद्दाख रेप्लिका एक विशाल ओपन एयर मॉडल है जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। 900 मीटर लंबे और 700 मीटर चौड़े आकार के इस मॉडल में पूरे पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की बारीकियों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के दावे वाले भी सभी क्षेत्र हैं। मतलब ये कि चीन के मन में पहले से ही खोट था। वो इसी कोशिश में था कि लद्दाख जैसा क्षेत्र बनाकर वो इधर की स्थितियों को समझ सके और यहाँ के हिसाब से अपने सैनिकों को तैयार कर सके। ऐसी रेप्लिका बनाने के पीछे चीनी सैनिकों की घुसपैठ कराने का भी मकसद था। मगर चीन ये बात भूल गया कि उसकी इस हरकत पर अब भारत की पैनी नजर है। चीन की हर धोखेबाजी को खत्म करने के लिए भारत तैयार है। कर्नल विनायक भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। चीन चाहे जितनी साजिशें कर ले, भारत उसकी हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद से आई 3 तस्वीरें कम से कम यही बताती हैं। इनमें पहली तस्वीर पीका गन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। पीका मशीन गन का निशाना चीन की तरफ ही है। दूसरी तस्वीर में टैंक के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। यह तस्वीर बताती है कि भारत के टैंक दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं। और तीसरी तस्वीर हमारे जांबाज जवानों के शौर्य की है जो सरहद पर मुस्तैद है। ये 3 तस्वीरें नहीं बल्कि 3 बड़े संकेत हैं जो भारत की तरफ से न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया को दे दिए गए हैं। और खबरदार में अब राजस्थान के रण का विश्लेषण करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग में एक ऑडियो टेप की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने यह ऑडियो टेप जारी किया है और सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोल दिया। दरअसल टेप के एक हिस्से में बात कर रहा व्यक्ति खुद को गजेंद्र सिंह कह रहा है। टेप में कथित तौर पर कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि यह टेप सबूत है सचिन पायलट के साथ मिलकर बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने की साजिश कर रही थी। भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ने ऑडियो टेप को फर्जी करार दिया। बीजेपी ने पूछा है कि क्या विधायकों के फोन की गैर कानूनी तौर पर टैपिंग हो रही थी। बीजेपी ने ऑडियो टेप को मुख्यमंत्री कार्यालय की साजिश बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पद से हटाए गए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सियासी जंग में ऑडियो टेप से नया हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने ऑडियो टेप जारी किए हैं और दावा किया है कि ये टेप गहलोत सरकार को गिराने की साजिश के सबूत हैं। इन ऑडियो टेप्स में एक में कथित तौर पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की किसी व्यक्ति से बात हो रही है जो खुद को गजेंद्र सिंह कह रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ऑडियो टेप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की साजिश में शामिल होने का संदेह उठता है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आप भी सुनिए वो टेप जिसमें कथित तौर पर विधायक भंवरलाल शर्मा गजेंद्र सिंह से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये साफ करना चाहता है कि हम इस टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज, मैं उम्र बड़ों आशीर्वाद दे दूं बिल्कुल साहब। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के 2082। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की कठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से बाड़ा में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं बात मैं भी समझूंगा होटल से रात अलग होनी। ऑडियो टेप में खुद की आवाज होने से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है ऑडियो फर्जी है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू का टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसके पद का जिक्र नहीं है, किसी जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जिस वायरल ऑडियो टेप से जोड़ा जा रहा है
उस ऑडियो टेप में सुनाई पड़ रहे गजेंद्र सिंह को आरोपों के मुताबिक इंटरकनेक्टिंग कॉल से लैंडलाइन नंबर पर जोड़ा गया था। पहले विधायक भंवरलाल शर्मा की कथित बीजेपी नेता संजय जैन से बातचीत हो रही थी। कथित तौर पर विधायक भंवरलाल और गजेंद्र सिंह की बातचीत की ऑडियो टेप का आगे का हिस्सा भी सुनिए, जिसमें संख्या बल की बात हो रही है। और संख्या बल है कौन? संख्या बल है कौन? और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं मोबाइल कर हाँ उसको मैं कर लूंगा बात। ठीक हो? हाँ तो मैं वो तेरे लिया। ठीक हो कब? ठीक साहब। ठीक है नमस्कार। इस वायरल ऑडियो के बाद राजस्थान संकट के लिए बीजेपी पर कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हो गई। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की ये ओछी राजनीति है जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में और गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया। आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे, ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। बीजेपी ने इस पूरे मामले में गहलोत के दफ्तर को कटघरे में खड़ा किया है। गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। राजस्थान में एक वाटरगेट कांड आकार ले रहा है। मेरी मांग है कि लोकेश शर्मा किस हैसियत में उस कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाह ले रहा है, कौन से पद पर काम है कर रहा है, और इस सबसे पहले इसको गिरफ्तार करके इसने जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऑडियो टेप्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है, तो उधर राजस्थान पुलिस की एसओजी ने इसे लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में ऑडियो टेप में दर्ज बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ऑडियो टेप का सबसे सनसनीखेज हिस्सा तो आपने सुना, जिसमें खुद को गजेंद्र सिंह बता रहे आदमी की कथित तौर पर विधायक भंवरलाल से बात हुई। ऑडियो टेप के पहले के हिस्से में खुद को भंवरलाल बता रहे व्यक्ति की संजय जैन के नाम के आदमी से बातचीत हो रही है। इस संजय जैन को कांग्रेस ने बीजेपी का नेता कहा है और उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस की एसओजी पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? बागी नेता सचिन पायलट को कांग्रेस में हाशिए पर खड़ा करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार गिराने की साजिश के कथित सबूतों का दावा पहले ही कर दिया था। अब जो ऑडियो टेप सामने आए हैं उनमें कथित तौर पर पहली बातचीत विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की हुई। आज तक फिर साफ करता है कि हम ऑडियो टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिन्हें लेकर हंगामा बरपा है उन ऑडियो टेप्स के हिस्से को आपको सुनना चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, अब कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप ये है 30 बेराव जी आप हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी।
हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए हैं वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दिया मेरे जिम्मे आदरी और बनकीरदारी जी। ठीक है। और अभी साहब ने भी मैं कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ लिस्ट को नहीं आवे और बाकी बात बढ़िया होगी कि अभी मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेसियां सब अपनी मैं करवा रहे हूँ। इस वायरल ऑडियो में बाकायदा लेन देन की रकम की भी बातचीत हुई है। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ धन्यवाद, कल कह दियो बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है जो वो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है, ठीक। बस अब तो एक चेतन टूटी और को प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो नहीं चेतन टूटी भी आसी, बलवान पूनिया भी आसी। हाँ तो और बेटो भी आ जाए, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या लाग रहा हमें। ठीक है, ठीक। ऑडियो टेप में बातचीत के और भी हिस्से हैं। राजस्थान का ये वो ऑडियो कांड है जिसकी चर्चा दूर तलक होगी, क्योंकि गहलोत और पायलट की तनातनी से बना मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इन ऑडियो टेप्स को लेकर राजस्थान पुलिस की एसओजी आज हरियाणा के मानेसर पहुंची। मानेसर के होटल में सचिन पायलट के समर्थक हैं। राजस्थान पुलिस की एसओजी को काफी देर तक हरियाणा पुलिस ने मानेसर के होटल में एंट्री नहीं दी, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद एसओजी की टीम अंदर जा पाई। एसओजी की टीम 45 मिनट तक होटल में रही और फिर बाहर निकल गई। बिटवीन हरियाणा पुलिस एंड राजस्थान बात करा देंगे हम। परमिशन आप दिखा दो, मत कर यार, तो ये लगा दो साइड में, परमिशन दिखाने की गाड़ी पीछे लगा। और बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के मानेसर से ही आ रही है, जहां होटल में पहुंची राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम अब वहां से वापस लौट चुकी है। मानेसर के इस होटल में एसओजी की टीम करीब आधे घंटे तक रही, लेकिन वहां उन्हें पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा नहीं मिल सके। जानकारी के मुताबिक भंवरलाल शर्मा उस वक्त होटल में मौजूद ही नहीं थे। आपको बता दें कि ऑडियो टेप केस में बयान दर्ज करने के लिए एसओजी की टीम मानेसर होटल पहुंची थी। काफी देर तक एसओजी की टीम अंदर घुसने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली और उसके बाद आधे घंटे वहां रुककर वापस चली गई एसओजी की टीम। कुछ देर होटल में जाने की उनको छूट मिली, लेकिन वहां भंवरलाल शर्मा नहीं मिले। वायरल ऑडियो में संजय जैन नाम के एक आदमी का भी जिक्र है, जिसे कांग्रेस ने बीजेपी का नेता बताया। राजस्थान की पुलिस ने संजय जैन को गिरफ्तार भी कर लिया। वैसे संजय जैन कारोबारी है, लेकिन उसकी राजनीतिक गतिविधियां भी दर्ज है। बीजेपी की दलील है, जिस संजय जैन का जिक्र हो रहा है उसका बीजेपी से लेना देना नहीं है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि संजय जैन का कांग्रेस से कनेक्शन है। संजय जैन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है, और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का लूणकरण सर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द है। वो राजनीतिक हलकों में घूमता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजय जैन को भी प्रायोजित तरीके से बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया, पूरा फ्रेम किया ड्रामा। वैसे राजस्थान में टेप कांड को लेकर इसलिए तलवारें खींची हैं क्योंकि बहुमत का दावा कर रही गहलोत सरकार के लिए मुश्किल परिस्थितियां भी बन सकती हैं। राजस्थान विधानसभा के समीकरण अगर आप देखें तो अशोक गहलोत कैंप के पास स्पीकर समेत 102 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 4 ऐसे हैं जो बागी सचिन पायलट के दोस्त कहे जाते हैं और उनकी निष्ठा पर गहलोत कैंप भरोसा नहीं कर पा रहा। गहलोत कैंप जिन 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, उनमें भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी 2 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक पायलट कैंप में जाना चाहता है और दूसरा किसी को वोट नहीं देने की बात कर रहा है। सचिन पायलट के खेमे में उनको लेकर 19 कांग्रेस विधायक हैं, 3 निर्दलीय हैं और 1 सीपीएम का विधायक है। बीजेपी के पास खुद के 72 और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल ने कल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा था, तो आज सचिन पायलट की तारीफ कर डाली और कहा कि जन विरोधी गहलोत सरकार हटाने में मैं पायलट के साथ हूं। हालांकि वसुंधरा राजे पर गहलोत सरकार की मदद करने के बेनीवाल के बयान पर बीजेपी ने कहा
कि जब बेनीवाल से इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनका स्टाफ हैंडल करता है। विधानसभा स्पीकर की ओर से मिली अयोग्यता के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट गए सचिन पायलट को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों पर स्पीकर 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। 20 जुलाई को कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में पायलट पक्ष के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि राजस्थान के स्पीकर ने पक्षपात करके नोटिस जारी किया है। इस मामले में 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला नहीं बनता। गहलोत पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दल बदल कानून खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट दखल नहीं दे सकता। लेकिन हरीश साल्वे ने कहा कि विधानसभा स्पीकर की मंशा साफ नहीं है, चीफ विप से पहले वो कोर्ट तक पहुंचे। देखिए राजस्थान में किस तरह एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, यह अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मेरा अधिकार है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि स्पीकर ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। पायलट गुट की याचिका प्रीमैच्योर है, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का टकराव किसी वायरस से कम नहीं होता। वैसे वायरस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि आज भारत के लिए एक चिंताजनक दिन है, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर गए। कोई भी लड़ाई जब बहुत लंबी खिंचती है तो उसके असर और नतीजे के प्रति लोग उदासीन हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा दोष होता है। यह समय सावधानी बरतने का है। अब हर रोज कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मैं यहां बिहार में लोगों से मिल रही हूं। यहां आपको बता दें, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जो कि बिहार में है, वो लोगों से मिल रही हैं। उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे में तमाम लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना का संक्रमण बहुत खतरनाक दौर में है, इसमें लापरवाही बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इस समय कोरोना संक्रमितों की आबादी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 3 पर है। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भारत में अब कोरोना के 10 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं। इनमें से 3,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हर रोज भारत में कोरोना के करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार जा चुका है। अब भारत के छोटे शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत का पहला केस जनवरी के अंत में आया था और अब करीब 6 महीने बाद हमारे सामने एक कड़वा सत्य खड़ा है। तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल हमारे केसेस कुछ हद तक तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि पीक जो है हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे आएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केसेस दिल्ली में कुछ हद तक कम होने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केसेस कुछ तक बढ़ने लगे हैं। बिहार है, असम है, तो इनके भी केसेस थोड़े से बढ़ेंगे। इनका पीक बाद में आएगा और फिर केसेस कम होने लगेंगे। कोरोना वायरस को पहले 1,000 लोगों को संक्रमित करने में 2 महीने लगे, लेकिन 1,000 से 10,000 केस होने में 15 दिन से भी कम समय लगा और इसके बाद ये वायरस बहुत तेजी से फैला। भारत में 2 लाख केस होने में 125 दिन लगे, 2 लाख से 4 लाख केस होने में 18 दिन लगे, 4 लाख से 6 लाख केस होने में 11 दिन लगे, 6 लाख से 8 लाख केस होने में 9 दिन लगे और 8 लाख से 10 लाख केस होने में सिर्फ 6 दिन लगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ कुल मामलों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा है और यहाँ 11,194 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई पहले ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है,
लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे की हालत भी खराब है। पुणे 23 जुलाई तक लॉकडाउन में है। वहां प्रशासन ने अलग अलग फेजेस में लॉकडाउन लगाया है। पहला फेज 13 से 18 जुलाई तक का है और दूसरा फेज 18 से 23 जुलाई तक का। पुलिस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों ने कोरोना संक्रमण का सबसे भयानक रूप देखा है, लेकिन अब ये वायरस देश के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा फैल रहा है। अब छोटे शहरों और कस्बों से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमेरिका का MIT भी अपनी नई स्टडी में भारत के लिए चिंताजनक भविष्यवाणी कर चुका है। 2021 की शुरुआत में कोरोना का सबसे भयानक रूप भारत में देखने को मिल सकता है। 84 देशों की टेस्टिंग और कोरोना केस के आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि फरवरी 2021 में भारत में हर रोज कोरोना वायरस के 2,87,000 केस दर्ज होने की आशंका है। तब नंबर 2 पर अमेरिका होगा, जहां प्रतिदिन 95,000 केस आ सकते हैं। नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका होगा, जहां प्रतिदिन 21,000 केस आ सकते हैं। और नंबर 4 पर ईरान होगा, जहां फरवरी 2021 के दौर में प्रतिदिन 17,000 केस आ सकते हैं। MIT के मुताबिक मार्च 2021 से मई 2021 तक दुनिया भर में कुल मामलों की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। अब तक भारत में बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे कोरोना के नए केस चिंता का विषय थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दूसरे देशों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में कोरोना 5,80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और भारत में 25,600 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। अब भी भारत में कोरोना की मृत्यु दर 2.55% है। मृत्यु दर कम होने के बावजूद चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण का चक्र टूट नहीं रहा, लिहाजा संभल जाइए और तमाम आशंकाओं को गलत साबित करने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ तय नियमों का पालन और अनुशासन ही स्वस्थ रहने की एकमात्र गारंटी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहल को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। ब्रिटेन के मीडिया ने कहा है कि इसकी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में एक भारतीय मूल के व्यक्ति दीपक पालीवाल शामिल हुए। दीपक पालीवाल ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहते हैं। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। दीपक पालीवाल से उनके अनुभवों को जानने के लिए हम सीधे उन्हीं से बात कर सकते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कैसे पहुंच गए आप ह्यूमन ट्रायल में? क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए? हम पहुंच गए थे थोड़े सालों पहले, लेकिन एक कुछ चीज करने की इच्छा थी कि जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा था हर तरफ, तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि ऐसी ऐसी ट्रायल शुरू हो रही है, क्या पार्टिसिपेट करना पसंद करें? उन्हें क्यों नहीं, यदि कुछ हमारी वजह से किसी का कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। एंड ये इस आज पहुंच गए हैं, 60 से ऊपर दिन हो गए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या ट्रायल में क्या कुछ किया गया? सबसे पहला तो एक स्क्रीनिंग हुई थी कि आप फिट है, क्योंकि ये पहला जो सेकंड फेज था ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे होना था। तो पहले तो उन्होंने यही देखा कि आपकी स्क्रीनिंग करी वेदर यू आर फिट टू गेट अ वैक्सीन। तो पहले वो स्क्रीनिंग के रिजल्ट आए कि आप परफेक्ट हैं और आपको शॉट दिया जा सकता है। फिर 11 मई को हम वहां पे वैक्सीनेशन के लिए गए, उन्होंने वैक्सीन दी। बिकॉज ये इंट्रामस्कुलर है तो आम में देते हैं। और उसके बाद 3 घंटे तक बिठा के रखा कि यदि कोई वैक्सीन का इमीडिएट असर पड़े तो वो उनको दिख जाएगा। तो 3 घंटे तक बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद उन्होंने हमें एक डायरी दी भरने को कि जो भी आपके जैसे टेम्परेचर है, पेन इन द आर्म है, फीवर वगैरह हो तो वो हमको रोज भर के उनको भेजना पड़ता था, और जो कि करीब 1 महीने से ऊपर तक चला था प्रोसेस। तो ये तो हुआ फेज 2। अभी फेज 3 शुरू हुआ, उनके साथ भी यही एक प्रोसेस नया शुरू हुआ होगा। चलिए, धन्यवाद दीपक जी आज तक पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आप ह्यूमन ट्रायल में वॉलंटियरली यानी कि अपने मन से हिस्सा लेने गए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अच्छी खबर आएगी तो उस इतिहास को जब लिखा जाएगा आप भी उसका हिस्सा होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना